हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है? हम अपने इकोनॉमी के सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ये है हमारी इकोनॉमी सीरीज की तीसरा वीडियो है। जो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, अर्थशास्त्र के प्रकारों में हम लोगों ने देखा था कि समष्टि क्या होता है, व्यष्टि क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, दोनों में क्या अंतर होता है। उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा हम लोगों ने कि उसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमी देखा और मैक्रो इकोनॉमी देखा, इन दोनों में क्या अंतर था। इसके बाद उत्पादन के क्या संसाधन होते हैं, संसाधन के बारे में हमने बहुत डिटेल में नहीं, डिटेल में संसाधन के बारे में आपको ज्योग्राफी में ज़्यादा सही लगेगा पढ़ने में, लेकिन हम आगे चल के इसमें संसाधन के चैप्टर भी होगा उस मानव संसाधन को लेकर, तो ह्यूमन कैपिटल को लेकर, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, तो उसमें डिटेल से पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी को समझने के लिए जो संसाधन के जो 4 प्रकार थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लिया था कि क्या होता है, इसको पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने अर्थशास्त्र के प्रकार तो पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमारा नंबर है कि हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देख एक चार्ट बन गया दोस्त, इसको एक एक करके हम 2 से 3 वीडियो में पूरा इसको डिस्क्राइब करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। इसको 4 प्रकार में हमने बांट दिया है पूरी अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर हम इसको अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांट चुके हैं, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थात ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। अगर इसको एक ब्रीफ में समझे हम, ओपन इकोनॉमी क्या होता है और क्लोज इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी में जहां पर आयात निर्यात का आवागमन बड़ी अच्छी तरीके से हो, यहाँ पर कोई रोक टोक न हो, सरकारें किसी प्रकार की संरक्षणवादी नीति न अपनाएं, वहाँ पर किसी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर, टैक्स हेवन वाला टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर वहाँ के आयात को रोका, आयात को प्रतिस्थापित किया जाए, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। ये ऐसी सारी चीज़ें ना होनी चाहिए जो अभी भी हम सब लोगों ने अमेरिका और चाइना के बीच में एक ऐसा वार दिख रहा था सामने कि इस प्रकार से किसी एक संरक्षणवादी नीति अपनाया जा रहा था कि हर कोई अपने देश में आयात की कमी करना चाहता था। तो ये एक खुली अर्थव्यवस्था में ऐसा था कि कोई रोक टोक नहीं होता, आराम से व्यवस्था चलती रहती है। हम डिटेल में इसको लिखेंगे भी, पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू में आपको बता देना चाहता हूँ। बंद अर्थव्यवस्था में एक समझ लो एक आदर्श स्थिति है, कभी भी किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद नहीं हो सकती। आप भी जानते हैं, आपके पास कोई भी हर चीज़ से संपन्न नहीं हो सकता। आपके यहाँ कुछ है, कुछ उनके यहाँ है, तो आपको आवागमन तो लेना देना पड़ेगा ही, एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर निर्भरता बनी ही रहेगी। आप एक पुराने कहावत भी सुने होंगे कि कोई राजा भी होगा, लेकिन उसको कुछ न कुछ राजा को भी कभी कभी ऊसर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वैसा ही है कि अगर आप कभी भी कुछ न कुछ आपको ज़रूरत पड़ी जाएगी, आप कितने भी संपन्न परिवार, कितने भी संपन्न देश से हो, समझ रहे हैं ना। तो ये अंतर संबंधों का आधार पर 2 आधारों मैंने बांट दिया है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, और दूसरा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, एक समाजवादी, पूंजीवादी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। समाजवादी में क्या होता है, सीधा सीधा अगर आप एक छोटा सा ओवरव्यू हम अभी दे रहे हैं, इसको बारे में एक डिटेल से पढ़ना है। समाजवादी में सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसको सरकार ओवरटेक करती है और उसके तरीके से अपने तरीके से काम करती है ना। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा वेलफेयर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर रहेगा, गरीबों को अच्छा मतलब आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये समाजवादी चीज़ें रहेंगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी जो जितने देश के संसाधन होते हैं उसमें सरकार की बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ये सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई में बात करता है। डिमांड जितना ज़्यादा रहेगा, डिमांड रहेगा, सप्लाई उतना बढ़ाता जाएगा और उसी हिसाब से डिमांड नहीं सप्लाई उसका रेट तय करेगा। और इसमें समाजवादी में अगर ये पेन 10 रुपये का है तो ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार चाहेगी कि भाई जिस हिसाब से वो रेट उसका 10 रुपये में बना भी रहा है, लेकिन वो लगे रहा है अगर ये बहुत महंगा है, हमारे देश की जनता नहीं खरीद सकती है, तो वो 8 रुपये कर देगा। क्योंकि समाजवादियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। लेकिन कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इनकी मुख्य उद्देश्य, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि मुझे लाभ कमाना, मुझे प्रॉफिट लेना ही है, कोई भी कुछ भी हो जाए मुझे प्रॉफिट कमाना ही है।
तो इनका पूंजीवादी का सोच ये होता है, इसलिए डिमांड सप्लाई के खेल पे काम करते हैं कि जितना डिमांड रहेगा और जिस हिसाब सप्लाई रहेगा उस हिसाब से उनका रेट तय होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी एक हिसाब मान लिया जाए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समीप होती है, इसमें भी डिमांड सप्लाई का खेल होता रहता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां कुछ आ जाती, इसमें सरकारें क्या होती है कि नियामक की भूमिका निभाती है। जैसे ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रेट नहीं लगा सकते, जैसे कि अगर एक कलम 10 रुपये का है, ये नहीं आप 20 रुपये बेचोगे, ठीक है भाई, आप डिमांड सप्लाई के खेल पर काम करिए, लेकिन 10 से 11 हो जाएगा। एक इसमें सरकार रेगुलेटर की भूमिका निभाती है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटलिज्म की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होने देती है, इसमें सरकार की हस्तक्षेप भी रहता है और दोनों का हस्तक्षेप रहता है, समझ रहे ना। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बता दिया। फिर इसी प्रकार के विकास के आधार पर देखेंगे, जो इसमें भी 3 आधार मैंने बांट दिए, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोस्त वहां पर क्या होता है ना, जो संसाधनों का दोहन होता है, जो संसाधनों का दोहन बहुत कम होता है। जब संसाधनों का दोहन बहुत कम हुआ रहेगा ना, जब संसाधनों का दोहन बहुत कम होगा तो वहां पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, और वहां का जो आय और वहां के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे प्राइमरी सेक्टर में काम करते रहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि वहां के लोग ज़्यादा कृषि करेंगे, तो ऐसा कोई उद्योग नहीं रहेगा, तो वहां के लोगों की आय कम होगी। जब आय कम होगी तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, तो ये अल्प विकसित व्यवस्था का उदाहरण होते हैं। और दूसरा विकासशील में क्या होता है कि यहाँ पर संसाधनों का दोहन होता रहता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, और ये धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर पैसा भी होता है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाती है वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे पूर्णतः विकसित नहीं हुए रहते हैं। तो और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि वहाँ पर संसाधनों का दोहन पूर्ण हो चुका रहता है, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो ना। जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन शैली है, बहुत अच्छी होगी। तो वहाँ का जो टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल का होगा। ये सारी चीज़ें जो होती है विकसित अर्थव्यवस्था की देन होती है। और चौथे नंबर हम देखें क्षेत्र के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। 1 मिनट दोस्त, शादी विवाह का माहौल है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग कहाँ थे, ये शादी विवाह माहौल है यार, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो हम लोग थे कि क्षेत्र के आधार पर देखिए 3 भागों में हमने बांट दिया था, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसको अगर ओवरव्यू में देखें, इसके अंदर जो उत्पादन के जो प्राथमिक स्तर होता है, उसके लिए जो चीज़ें उत्पादन होती है, जैसे गेहूँ से अगर कुछ चीज़ें बनती हैं, गेहूँ से मैदा बन रहा है, ब्रेड बन रहा है ना, तो ये जो अगर ब्रेड बन रहा है तो ब्रेड का प्राथमिक सेक्टर क्या है, प्राथमिक सेक्टर में जो कृषि क्षेत्र है, ये प्राइमरी सेक्टर है। तो वहीं पर द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जो जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, द्वितीय क्षेत्र में जो कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, ब्रेड बनाती हैं, दूध बनाती हैं ना, जो भी चीनी बनाती हैं, गुड़ बनाती हैं, सारी चीज़ें क्या। अब गुड़ का जो ईख क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, गुड़ क्या है सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि खेत में गुड़ थोड़ी बनता है भाई, गुड़ तो कंपनी बनता है ना, मैन्युफैक्चर हो गया, तो सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, सेवा क्षेत्र। ऐसा इन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को गतिशील देने के लिए तीसरा क्षेत्र होता है टर्सरी सेक्टर, जो सेवा क्षेत्र, सर्विस देता है। सर्विस जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट का सर्विस देगा, और सेकेंडरी सेक्टर जो सेकेंडरी क्षेत्र है, उसको अगर कंपनी है, अगर उसको इन्वेस्ट की दिक्कत है, उसको पैसे की दिक्कत है ना, हम आपको बता चुके हैं कि उत्पादन के जो संसाधन होते हैं 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अगर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ये कौन देगा, यही तो सर्विस सेक्टर है ना भाई, जो सर्विस देगा। कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंजीनियर आएगा, आपको बता देगा ऐसे ऐसे कर लो, सर्विस दे रहा है। सर्विस मतलब क्या होता है, जो चीजें दिखे नहीं, आप महसूस कर सको ना, जो आपको करते हुए नहीं, आपको महसूस होता है हाँ ये काम मेरा हो रहा है, ये ऐसा। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है कोरोना पीरियड में, ये क्या हो रहा है, वो सर्विस दे रहा है, समझ रहे हैं। बैंक में जो काम कर रहे हैं वो सर्विस दे रहे हैं। बैंक से आप लोन उठाते हैं, वो सर्विस ले रहे हैं, आप समझ रहे हो। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जब किसी चीज़ का उत्पादन किया जाए किसी मशीन में, वो
प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को द्वितीय क्षेत्र में जब बदलने के लिए जो मशीनों का प्रयोग होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है ना, तो ये तृतीय क्षेत्र, इन तीनों के बारे में आगे चल के फिर से पढ़ेंगे। तो हम अब शुरू से देखते हैं कि पहले के बारे में कि ओपन इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी। आपको बता चुके ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि जो आयात निर्यात होता है इसमें बाधा नहीं होती है, बड़ी खुली अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों सरकारों के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा होता है कि हम आप हमारे यहाँ इंपोर्ट करिए, हम आपके यहाँ इंपोर्ट करेंगे, हम हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करिए, हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ें एक दूसरे के यहाँ आवागमन बढ़ती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुली अर्थव्यवस्था में मतलब कि किसी दूसरे देश की कंपनी आपके यहाँ आएगी, कंपनी लगाएगी ना। आप देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश की कंपनियां, अब सैमसंग कंपनियां भारत में नहीं लगी रहती हैं। अब मारुति सुजुकी से लेके बहुत बड़ी बड़ी कार से लेके बहुत अच्छी कंपनियां भारत में लगी है। मोबाइल कंपनियां, स्टील कंपनियां, सब भारत में, सारे भारतीयों को तो है नहीं, विदेशों की कंपनियां भारत में लगी हुई हैं और विदेशों में भारत की कंपनी जाके लगी हैं। तो ये क्या होता है कि आयात निर्यात बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर बहुत सामंजस्य बढ़िया होता है, उनके यहाँ जो फाइनेंस, जो एफडीआई वगैरह होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये सब बड़ी अच्छी तरीके से आते जाते रहते हैं, कोई रोक टोक बहुत विशेष नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि एफडीआई वगैरह जो आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं, ये इनमें कुछ क्षेत्रों में बाधा होती है। जो ऐसा क्षेत्र जो हमारे गौरव के लिए, जो जहाँ पर बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, जो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है भाई, अगर किसी विदेशी व्यापारी को, विदेशी कंपनी को अगर हम वो चीज़ ऑर्डर दे दें, समझ रहे हो ना, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पर भी रोक टोक होता है। जैसे कि भारत में गैम्बलिंग का क्षेत्र हो गया, तंबाकू का क्षेत्र होता है, रेलवे का ऑपरेशन हो गया है ना, रेलवे का ऑपरेशन, तंबाकू क्षेत्र हो गया, और कुछ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भी, कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी है ना, नहीं कुछ एनर्जी के क्षेत्रों में भी ऐसा है कि वहाँ पर भी सरकारें आज्ञा नहीं देती कि आप हमारे यहाँ इसका व्यापार करें ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है, वस्तु मतलब कोई भी चीज़, जैसे पेन है, कॉपी है, चेयर है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें हैं, सब क्या है, वस्तु ही है ना। वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है स्वतंत्र होता है, उसमें कोई रोक टोक विशेष नहीं रहता है कि कोई देश टैक्स ज़्यादा लगा देगा, कोई देश की आप ऐसे मान लो कि ये पेन हम अमेरिका में सप्लाई करना चाहते हैं, तो अमेरिका अगर यहाँ से 10 रुपये का है, यहाँ पर 10 रुपये का ये पेन बिकता है, और अमेरिका में ये पेन 15 रुपये बिकता है। हम यहाँ से सप्लाई किए, अमेरिका गए, अमेरिका वालों ने क्या किया, इस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया, उसका रेट क्या होगा, 70 रुपये हो गया। तो अमेरिका के लोग इस पेन को क्यों खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो चीज़ 15 की है वहाँ पर 15 का बिकता है, वो तुम 17 रुपये टैक्स लगने के बाद हो जाता है। क्यों बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है, करोड़ों की गाड़ियाँ होती है, भारत में नहीं आ पाती, दिक्कत विदेशों में सस्ती पड़ती हैं, यहाँ पर महंगी पड़ती हैं। उसका कारण यही है कि टैक्स लगा देते हैं, बहुत हाई लेवल टैक्स लगा देते हैं, तो लोग यहाँ पर वो चीज़ें महंगी हो जाती है, तो बिक नहीं पाती हैं, समझ रहे हो ना। तो वही है कि अगर सरकारी टैक्स वगैरह ना लगाए, सिंपल तरीके से काम करें, तो वही ओपन इकोनॉमी की पर्याय होती है। दूसरा होता है कि जो संसाधनों का मुक्त आवागमन का समर्थक होता है, कौन, ओपन इकोनॉमी। संसाधन आपको बता चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जो संसाधन का आवागमन होता है, मतलब कि इसे आपको कोई टेक्नोलॉजी आना है, कोई टेक्नोलॉजी भारत में आना है, कोई कैपिटल पूंजी, अगर कोई अपना एफडीआई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई फॉरेन पर्सन, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। ठीक है भाई, आप जहाँ तक मतलब मैक्सिमम क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी लगा सकते हैं, बेनिफिट कमा सकते हैं, हमसे क्या मतलब, मुझे टैक्स से मतलब मुझे टैक्स दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। संसाधनों का आवागमन, संसाधन समझ रहे हैं ना, संसाधन क्या होते हैं बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो संसाधनों का आवागमन जो होता है बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक। और तीसरा होता है कि ये उदारवादी नीति अपनाते हैं। उदारवादी नीति का मतलब क्या होता है कि बहुत लिबरल होते हैं, मतलब कि बहुत वही सारी बातें हैं, समझ लो कि जब लिबरल रहेंगे तभी तो आवागमन बढ़िया से होगा, जब लिबरल रहेंगे तभी तो आवागमन बढ़िया से होगा, आवाज सामंजस्य बढ़िया रहेगा ना, उदारवादी नीतियाँ। और क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, अच्छा ये एक बात बताओ यार, बंद अर्थव्यवस्था, बहुत लोग कहते हैं ना कि 1991 पहले जब उदारीकरण नहीं हुआ था, 1991 के पहले, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी थी। ये बात मानते हो क्या आप लोग? ये बात अगर आप लोग मानते होंगे ना तो बहुत गलत मानते होंगे, क्योंकि भाई क्लोज इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। मौर्योत्तर काल से लेके आप किसी भी वैदिक काल में कहीं भी चले जाइए, हमारा देश, हम लोग आयात निर्यात पश्चिम क्षेत्र से करते आए हैं। कभी हम लोग सिलखड़ी लाते थे,
ना। कभी हम लोग सिलखड़ी वगैरह निर्यात करते थे, कभी वहाँ से कांच वगैरह यहाँ पर आयात करते थे। ये सारी बातें बहुत पहले से आ रही है, इसलिए ये कभी मत सोचना कि हम 1991 के पहले, जो आज़ादी के बाद 1991 के पहले ये सारी चीज़ें हमारे बंद अर्थव्यवस्था का था। ऐसा कुछ नहीं था, बंद अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं था। दोनों क्षेत्रों में काम चल रही थी अच्छे से। तो ये एक आदर्श स्थिति है। बस ये था कि हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाया जा रहा था कि हम अपने यहाँ आयात कम करेंगे, निर्यात कम करेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह क्लोज थे, पूरी तरह क्लोज नहीं थे, बस थोड़ा कम था, ऐसा था। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि अगर आप क्लोज इकोनॉमी है, संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाएंगे कि हम टैक्स ज़्यादा बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक। ये होता है ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार में कि विस्तृत अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, आप इसको लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लें।